वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल एक न्यू सीरीज। देखिए, हमारे पास अकाउंट्स को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ खास चीजें हैं जो आज मैं अपने कुछ खास बच्चों के लिए, जैसे कि हम बीकॉम कर रहे हैं, जनरली बीकॉम के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इस टॉपिक का जो यूज है वो काफी जगह होता है। हमारे पास सीए में भी टॉपिक है, ये सीडब्ल्यू में भी है, सीएम में करते हैं उसमें भी है हमारे पास। दैट मीन्स कि जो टॉपिक है हमारा हायर परचेज सिस्टम, इसका जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में होता है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि इस टॉपिक से में स्पेशल क्या है, कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को। तो नाम ही क्या है टॉपिक का? हायर परचेज सिस्टम। दैट मीन्स कि हायर यानी किराया, हायर का मतलब तो किराया ही होता है, और परचेज यानी किराया भी और परचेज भी। ये कौन सा सिस्टम है भाई? किराया भी है, परचेज भी है। तो दैट मीन्स हायर परचेज सिस्टम यानी कि किराया क्रय मेथड, यानी किराया क्रय सिस्टम है हमारे पास। यानी कि जो आप खरीद रहे हैं किसी असेट्स को, उसकी जो वैल्यू है वो हम, अगर आप पे नहीं करते हैं तो किराया मान लेंगे। तो मैं समझाता हूं कि हायर परचेज सिस्टम। देखिए, जनरली जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो दो तरीके होते हैं परचेज करने के। या तो आप कैश में लेते हैं या उधार लेते हैं, कैश और क्रेडिट। देयर आर टू मेथड्स। अब अगर आप कैश में लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप मनी पे कीजिए, आपने उस गुड्स को परचेज के लिए, यूज द ऑनर। बट लेकिन यदि आप उस गुड्स को उधार लेते हैं तो फिर आपको उसका पेमेंट इन फ्यूचर करना होगा। अब जो आप गुड्स खरीद रहे हैं उसका नेचर क्या है भाई? आप जनरली कोई गुड्स खरीद रहे हैं, ग्रोसरी शॉप से आपने गुड्स खरीदे, पेमेंट कर दिया। लेकिन जब आप कोई गुड्स कैपिटल नेचर का खरीदते हैं, जैसे आपने टीवी खरीदा, कोई मशीन खरीदी, कार खरीदे, ट्रक खरीदे, तो ये क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, इनका पेमेंट एक साथ ना करने की बजाय हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। यानी कि इन फ्यूचर करना है मुझे, ठीक है, मैंने उधार लिया है लेकिन मैं इसका पेमेंट एक साथ नहीं कर पाऊंगा। भाई मैंने गाड़ी खरीदी है, 10 लाख रुपए गाड़ी है, तो 10 लाख रुपए का मैं एक साथ दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, उसको इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा मैं। तो जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का जो मेथड है, उस मेथड में हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है हायर परचेज सिस्टम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो उधार सेल्स जैसा है कि उसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। लेकिन जो हायर परचेज सिस्टम है, सिस्टम उसमें भी सेम है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं वो तो सेम हो गई। लेकिन जो एक दूसरा वाला कंसेप्ट है कि ऑनरशिप, जब आप उधार खरीदते हैं तो आप ऑनर हैं भाई, आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया तो आपने खरीदते मालिक बन गए। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ही मालिक बने या उधार में ही मालिक बने, हायर परचेज सिस्टम में आप ऑनर नहीं बनते। हायर परचेज सिस्टम में जब तक कि आप अंतिम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे, अंतिम इंस्टॉलमेंट, समझ रहे ना, और लास्ट में जाकर एनओसी नहीं लेते सेलर से, तब तक आप उस गुड्स के ऑनर नहीं है। यदि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी बीच में से, तो फिर जो ऑनर है, जिसने आपको ये गुड्स सेल की है, वेंडर, आपकी इस असेट्स को रीपरचेज कर लेगा, फॉरफिटेड कर लेगा। आपने जो पेमेंट किया है उसको किराया मान लेगा और असेट्स को उठाकर ले जाएगा। तो अपनी कुछ क्वालिटी है हायर परचेज सिस्टम में। तो हायर परचेज सिस्टम को क्रेडिट सेल या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम थोड़ा आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस हैं? मैंने डिफरेंस के लिए कुछ लिखा है एक्ट। जो आप उधार खरीदते हैं या किराए पर खरीदते हैं तो हमारे पास एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट होता है, एक्ट 1932। इसी तरह से हायर परचेज के लिए 1972 एक्ट है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, बस एक्ट का नाम ही लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये एक्ट अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं है पूरी कंट्री में, पास हो चुका है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इसको क्लियर करने के लिए कि ये अप्लाई हो गया, यानी कि अपनी कंट्री में इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी पुराने मेथड से ही हम यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हो चाहे हायर परचेज सिस्टम हो। तो हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है किससे चल रहा है? जो उधार है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा है ना हमने? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, चाहे हम हायर परचेज पढ़े और चाहे हम क्रेडिट परचेज वाला पढ़े। दूसरी बात है ऑनरशिप, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है।
कि हायर परचेज सिस्टम में आप ओनर नहीं बन रहे हैं। हायर परचेज सिस्टम में केवल आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और उस गुड्स का यूज कर रहे हैं, और यदि आप ओनर होना चाहते हैं तो आपको सारी इंस्टॉलमेंट अंत तक पे करनी होंगी, एनओसी लेनी होगी, एंड देन यू बी द ओनर ऑफ दैट असेट्स। जबकि क्रेडिट में या इंस्टॉलमेंट में आप खरीदते ही उस असेट्स के ओनर बन जाते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। तो दोनों के अंतर को समझें कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आप ओनर हैं, क्रेडिट परचेज सिस्टम में आप ओनर हैं, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में आप गुड्स के ओनर नहीं हैं। तीसरा है रीपोजीशन या पेमेंट ले लीजिए। जो पेमेंट्स हैं, अगर आप पेमेंट्स नहीं करते हैं, मैंने बताया था ना, तो फोरफिटेड हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में फोरफिटेड नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में केवल और केवल सेलर आपके अगेंस्ट कोर्ट में स्यू कर सकता है, आपके खिलाफ केस कर सकता है, बस पैसे लेने के लिए, लेकिन वो उस असेट्स को विड्रॉ नहीं कर सकता, उस असेट्स को फोरफिटेड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में वो आपकी उस असेट्स को फोरफिटेड कर लेगा, रीपोजीशन, यानी कि उसको रीपोजीशन कर लेगा। तो इसी डिफरेंसेस को आपको लिखना है कि अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो आपका वो रीपोजीशन हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ राइट। यानी कि अगर आप कोई चीज उधार खरीदते हैं, चाहे उसका पैसा दें या ना दें, आप तो ऑनर है ना। तो जब आप ऑनर होते हैं तो आप उसे किसी को भी बेच सकते हैं। भैया मेरे पास राइट है, जैसा राइट मेरे पास है वैसा राइट मैं किसी दूसरे को दे सकता हूं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में आप उसके ऑनर हैं ही नहीं, और जब आप ऑनर हैं ही नहीं तो आप जिसको आप सेल कर रहे हैं, आप अपने से ज्यादा अच्छा राइट उसे दे ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है कि जितना राइट मेरे पास है मैं केवल उतना राइट दे सकता हूं। यानी कि आप उसे फेयर राइट सेल नहीं कर सकते। यानी कि अगर इंस्टॉलमेंट नहीं जाएंगी तो फिर वेंडर यानी सेल करने वाला उसे फोरफिटेड कर लेगा, यानी खरीदने वाले को भी उसमें नुकसान होने वाला है। तो यानी कि जो आपको ध्यान देना है कि ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपने उस अधिकार को ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके पास है। नेक्स्ट है राइट टू ब्रेक द एग्रीमेंट, जो एक खास बात है जो हायर परचेज सिस्टम में होता है लेकिन क्रेडिट परचेज या आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में नहीं होगा। जैसे कि मैंने इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद नहीं दे रहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, भाई मैं नहीं दूंगा इंस्टॉलमेंट, आप ले जाइए अपनी चीज को उठाकर, वो ले जाएगा उठाकर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। लेकिन क्रेडिट परचेज में और इंस्टॉलमेंट वाले जो मेथड है ना, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, यू हैव टू पे, क्योंकि जो वेंडर है वो आपके अगेंस्ट केस कर देगा। तो जो मेन चीजें हैं जो हमें समझनी है कि हायर परचेज सिस्टम बेसिकली है क्या। जनरली भाई पहले तो चला करता था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, लेकिन अब जो प्रेजेंट सिनेरियो में चलता है वो केवल हायर परचेज सिस्टम ही चलता है। आप कोई भी गाड़ी खरीदिए, आप जाइए किसी शोरूम पर, आपको लगेगा कि मैं इंस्टॉलमेंट पर खरीद रहा हूं क्योंकि इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पर कोई वेंडर सेल नहीं करता। अब कोई भी चीज कहीं भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर सेल नहीं होती, क्योंकि सभी को डर है भाई हमने सेल किया, ये पेमेंट नहीं करेगा, हम इसके पीछे पीछे कब तक भागेंगे। होता है ना प्रॉब्लम, हमारी कंट्री में तो यही प्रॉब्लम है कि भाई गुड्स ले लिया, दे नहीं रहे पैसे। बहुत सारे आपने देखा होगा, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, कवर करते हैं कि भाई बाइक फाइनेंस करा ली, पैसे नहीं दे रहे, हायर परचेज सिस्टम में नहीं दे रहे क्योंकि गायब कर दिया उन्होंने बाइक को। लेकिन एक मेन कंसेप्ट है, एक सिस्टम है कि हायर परचेज सिस्टम में वेंडर के पास राइट तो है, उसकी चीज है, वो उसको उठा सकता है, पुलिस की प्रोटेक्शन ले सकता है, कहीं से भी जो असेट्स उस पर कब्जा कर सकता है। तो जो हायर परचेज सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, उसके जो कंटेंट है उसको समझना पड़ेगा कि भाई हायर परचेज सिस्टम ही अब वो एक मेथड है जिसके थ्रू हमारे यहाँ कंट्री में जर्नली जितनी भी गाड़ियां, ट्रक, जितने भी आप चीजें आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो सब हायर परचेज सिस्टम पर ही चलता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ये तो हमारा अकाउंटिंग चैप्टर है, कोई थ्योरी चैप्टर तो है नहीं कि हम थ्योरी लिखेंगे इसके अंदर। तो थ्योरेटिकली हमने पहले समझने की कोशिश की कि भाई हायर परचेज सिस्टम है क्या, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है क्या, क्रेडिट परचेज सिस्टम क्या है, और इन सब में डिफरेंसेस को हम कोशिश कर रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने उसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। भाई टॉपिक तो हमारा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर डिटेल्स को समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या है। क्योंकि आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मुझे उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है कि भाई आप, मुझे जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
तो भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करें? एक तो तरीका होता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ ही नहीं है। भाई आपने कहा कि मैंने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, लेकिन आपको ये इंस्टॉलमेंट बता दी मैंने कि आपको इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, लेकिन भाई अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, हम तो बिजनेसमैन है, हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दी है तब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसके बाद इसके अंदर जर्नल, लेजर, इन सब चीजों को समझेंगे। तो आज मैं तुम्हें एक टेबल समझा देता हूं, इस टेबल में किस तरीके से हम इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, सो दैट कि हम अपने जर्नल और लेजर को प्रिपेयर कर सकें। बेसिकली कि ये जो टेबल होती है ये हमारे लिए एक वर्किंग नोट है, लेकिन वर्किंग नोट अगर हमारा बहुत अच्छा तैयार है तो हम टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे, इजीली, बहुत आसानी समझ पाएंगे। तो देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, देखिए इसके कॉलम भी हम पर ही बेस्ड है। हम चाहें तो कम कॉलम बनाएं, चाहें तो हम इसके ज्यादा कॉलम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जब देखिए एक कॉलम हमने बनाया पर्टिकुलर का, अब इस पर्टिकुलर में आप चाहें तो एक अलग से कॉलम बना लें, मैं मुझे तो डेट का भी कॉलम बनाना है, अदरवाइज एक ही कॉलम काफी होता है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये किस चीज का है? ये तो वर्किंग नोट है भाई, इसके थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं? इसके थ्रू हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं, सो दैट कि हम जर्नल लेजर प्रिपेयर कर सकें। तो यहां पर एक कॉलम हम पर्टिकुलर का बना लेते हैं, जिसमें चाहें तो एक कॉलम छोटा सा डेट का बना सकते हैं, अदरवाइज डेट हम ही डाल देंगे कि भाई 1 अप्रैल 2021 में हमने कोई एसेट्स परचेज की, डेट आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, कि भाई कितना पैसा अभी देना बाकी है। एक हम कॉलम बना लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल समझते हैं ना? प्रिंसिपल अमाउंट से मेरा कहने का पर्पस है मेन अमाउंट, वो मेन अमाउंट जिसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो जो मैं पे कर रहा हूं, ये तो है कि जो बच गया, ये वो अमाउंट है जो मैं पे कर रहा हूं, इसमें कितना इंटरेस्ट मुझे देना है। और चौथा, आप यहां एक टोटल का कॉलम बना सकते हैं, टोटल, या फिर आप इसके अंदर बना सकते हैं इंस्टॉलमेंट। किसका कॉलम बना रहे हैं हम? आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करने की आपकी परमिशन है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे यूज कीजिए। मैं कोई बाउंडेड थोड़ी कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन ये टेबल हम बना रहे हैं सो दैट कि हम अपने जर्नल लेजर बना सकें और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अदरवाइज हम बार बार परेशान होंगे कितना इंटरेस्ट है। तो टेबल के थ्रू हम कवर कर सकते हैं कि भाई हमने कोई पर्टिकुलर डेट पर कोई एसेट्स परचेज की, जैसे मैंने डेट मेंशन कर दी कि भाई 1 अप्रैल 2001 में हमने एक ट्रक खरीदा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रक परचेज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को नहीं? कि भाई अप्रैल 2001 में हमने एक ट्रक परचेज किया, और कितने का परचेज किया? सपोज करो 10 लाख रुपए का परचेज किया। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यानी कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो कैश प्राइस से चालू करेंगे कि यदि हम उसको कैश में खरीदते, यदि हम उसको कैश में खरीदते तो कितने की होती। तो यहां पर हमने उसको अमाउंट लिख दिया। इसके बाद इसमें से माइनस करना होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट समझते हैं भाई? अगर आप ट्रक लेने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेना जा रहे हैं, तो बिना पैसे दिए जाएंगे, कुछ तो देना होगा ना आपको, तो डाउन पेमेंट, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 2 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी है, यानी कि अब आपको 8 लाख रुपए आपके पास बैलेंस बचे हैं जिसकी आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, जिसकी आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है ना, वो किसकी करनी है? 8 लाख रुपए की। अब इस 8 लाख रुपए के अंदर, अब इंस्टॉलमेंट वो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि भाई इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, या इंस्टॉलमेंट मुझे तैयार करनी है। देखिए दो मेथड है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, और इन दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो 10% ब्याज है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट है, 10% ब्याज है, तो 8 लाख रुपए पर 80,000 रुपए का ब्याज ही हो गया। 80,000 रुपए क्या हो गया? ब्याज। सपोज करो 2-2 लाख रुपए की हमने प्रिंसिपल अमाउंट ली हुई,
प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी लेनी है? 2-2 लाख रुपए की। यानी कि हम 2-2 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बेटा बात कि 2-2 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट अलग से देंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर वो 2,80,000 रुपए की होगी। जैसे कि हमने यहां पर 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दी थी, तो आप 2 लाख रुपए प्रिंसिपल में भी लिख सकते थे, 2 लाख रुपए आप टोटल में भी लिख सकते थे, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि मैंने टोटल कितना पे किया, उसमें कितना इंटरेस्ट था, कितनी प्रिंसिपल्स थी। यही कैलकुलेट करना है मैं, सो दैट कि हम अपनी जर्नल और लेजर को प्रॉपर्ली बना सकें। तो क्लियर हो गया ना मेरे पास? अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा तो भाई 2 लाख रुपए इसमें से कम हो जाएंगे, मेरे पास रह गए 6 लाख रुपए। फिर 6 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 60,000 रुपए। तो इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी? 2,60,000 रुपए की। फिर इसमें से 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो कितने रह जाएंगे मेरे पास? 4 लाख रुपए। इस 4 लाख रुपए का 10% 40,000 रुपए। इस 40,000 और 2 लाख में यानी कि इंस्टॉलमेंट होगी 2,40,000 रुपए की। फिर 2 लाख रुपए पेमेंट हो गए, फिर बचे 2 लाख रुपए, तो इस 2 लाख रुपए का 10% 20,000 रुपए, यानी इंस्टॉलमेंट हो गई 2,20,000 रुपए की। और 2 लाख रुपए देते ही ये हिसाब मेरा हो गया बराबर, यानी कि टोटल मैंने कितना पे किया? टोटल मैंने पे किया 10 लाख रुपए। टोटल मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया? टोटल मैंने इंस्टॉलमेंट कितनी पे की? यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर ही इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दो, क्या बन गई? इंस्टॉलमेंट। या फिर इंस्टॉलमेंट दिया है क्वेश्चन में मुझे, इंटरेस्ट दिया है मुझे, तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं, यानी कि इन सब में से मैं इंटरेस्ट को माइनस करता रहूंगा। 280 माइनस 80 इक्वल टू 2 लाख। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो मुझे अपनी अगली वीडियो जो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको इसी पर कवर करूंगा कि डिफरेंट मेथड जो मुझे दिए हुए हैं उन डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से हम अपनी टेबल को बनाएं, अपनी जर्नल को प्रिपेयर करें, लेजर को प्रिपेयर करें, सो दैट कि हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उसके जो नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलते रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाए। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट